जी, ब्रेस्ट के हवाले से सीए ब्रेस्ट का महीना चल रहा है। जो ब्रेस्ट कैंसर है उससे अवेयरनेस के हवाले से हर लेवल पे बात हो रही है। तो हमने सोचा कि हम भी अपना हिस्सा डालते हैं। हम थोड़ी सी ब्रॉड बात करेंगे। ब्रॉड बात से मुराद ये कि बात थोड़ी सी लंबी भी होगी और बात थोड़ी सी ब्रॉड होगी। हम इसमें ब्रेस्ट की सारी डिजीज़ मोस्टली जो होती हैं उनका अहाता करेंगे, क्योंकि सीए ब्रेस्ट जो हैं ब्रेस्ट की बाकी डिजीज़ के अंदर तो शायद 2 या 3% होते हैं। तो सारी बात उनकी कर दी जाए तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिर जो छोटी मोटी चीज़ भी होगी वो ओवरवेलम कर जाएगी। वो थोड़ी सी ओवर एम्फसाइज हो जाती हैं बाकी चीज़ें अपनी रूटीन की प्रैक्टिस में। तो फिजिशियन को और पेशेंट्स को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें क्या है, हमारे साथ क्या होने जा रहा है, और जो भी बीमारी हम इस वक्त फील कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, इससे हमें कितना ख़तरा है। तो हम सबसे पहले जो माइनर डिजीज़ हैं उनका ज़िक्र पहले करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम अक्रंस के लिहाज से ज़िक्र करेंगे। जो बीमारी जितनी ज़्यादा होती है उसका उतना ज़्यादा ज़िक्र किया जाएगा, आई मीन उतना पहला किया जाएगा। और चूँकि सीए और या कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जिसको कहते हैं, वो सबसे कम होता है तो उसको हम सबसे आखिर में बात करेंगे, लेकिन बात हम पूरी करेंगे। उसमें हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है ब्रेस्ट की बीमारियों में ट्रॉमा। ब्रेस्ट एक बड़ा नाजुक सा टिश्यू होता है, फैट होती है इसके अंदर, इसके अंदर डक्ट्स होती हैं। तो इसको हल्का से भी कोई चीज़ लग जाए, कोई नोकदार चीज़ लग जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल घर में काम करते करते कोई अलमारी का कोना लग जाए, या कोई दरवाज़ा लग जाए, किचन वेयर में कोई चीज़ स्ट्राइक कर जाए, या गाड़ी भी चलाते आते दरवाज़ा लग जाए, या कुछ स्टेयरिंग या कुछ टाइप की चीज़ लग जाए, तो ये इसको अच्छा खासी चोट लगती है। वक्ती तौर पे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, उसको थोड़ा बहुत पेन को मैनेज करके तो काम चलाया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जगह अंदर से डैमेज हो चुकी होती है। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे पस पड़ना शुरू होती है, और वो जो पस पड़ती है तो वो जगह रेड हो जाती है, पेनफुल हो जाती है, और उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, और बाज़ का बढ़ते बढ़ते वो पूरे ब्रेस्ट को इन्वॉल्व कर लेती है, और इतना इन्वॉल्व कर लेती है, इतना ख़राब रंग हो जाता है ब्रेस्ट का कि यूँ महसूस होता है कि ये कोई कोई कार्सिनोमा है, कोई कैंसर है ये। लेकिन इनफैक्ट वो होता कुछ नहीं है। इसमें जो ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और वो पेशेंट की हिस्ट्री है। आपने जब पेशेंट आपके सामने आता है, या हमारे सामने आता है, या पेशेंट खुद अपने आप को देख रहा है, तो उसको याद करना चाहिए कि आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले कोई चोट लगी थी इस तरह की नोटिसेबल, जिसके लिए दवाई खानी पड़ी थी, या दवाई के बगैर ठीक हो गई थी, 2-3 दिन तकलीफ रही थी, तो उसका लिंक इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिहाज से फिर इस बीमारी का हम आगे ट्रीटमेंट चलता है। और जो दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन इसी चोट का, ट्रॉमा का सीक्वल भी हो सकता है, यानी कि उसके बाद इन्फेक्शन भी हो जाएगी। ज़ाहिर है इन्फेक्शन अपने तौर पे भी शुरू हो सकती है। वो ब्रेस्ट की जो डक्ट्स होती हैं, जहाँ से ब्रेस्ट की ओपनिंग होती है, वहाँ पे छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं। वो डक्ट्स अंदर जाके में थोड़ी सी बड़ी लोब्यूलर डक्ट्स में खुलती हैं, और वो पीछे जाके थोड़ी सी लंबी जो डक्ट्स होती हैं उनके अंदर खुलती है। तो वो एंट्री से जरासीम अंदर एंटर हो सकते हैं। यूजली ये जो लैक्टेटिंग वुमन होती हैं, उन वीमेन होती हैं, उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जब वो माँ का दूध पीने लगते हैं तो वो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन वहाँ पे दे देते हैं, और वहाँ से वो पीछे ट्रैवल करती है, और वो किसी न किसी जगह जाके होम करेगी। सबसे पहले डक्ट्स को नुकसान पहुँचाएगी, डक्ट से फिर वो बाहर निकलेगी, और सराउंडिंग पैरेन्काइमा या टिश्यू होता है वो उसको नुकसान पहुँचाएगी, और वो फिर आगे का सीक्वल वही है कि इन्फेक्शन, जगह ख़राब होगी, पेनफुल होगा, स्किन इन्वॉल्वमेंट होगी, और जो निप्पल है उसके अंदर से डिस्चार्ज भी दोनों सूरतों में आ सकता है। उससे अगली जो चीज़ वो है ग्लैक्टोसील। होता यूँ है कि नॉर्मली जो फीमेल होती हैं, उनके जो ब्रेस्ट होते हैं उनसे मिल्क नहीं आ रहा होता, दे आर नॉन लैक्टेटिंग। ठीक है। तो वो जब नहीं आ रहा होता तो उस वक्त क्या होता है कि जब जब प्रेगनेंसी शुरू होती है, या कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मदर के अंदर ही मिल्क आएगा।
जो नॉन प्रेग्नेंट और अनमेरिड ख़वातीन के उसमें भी आ सकता है। उसकी वजह कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, और प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि, एक और ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कि इंड्यूस करवाता है उसको, लैक्टेशन को। तो वो जब उसका इम्बैलेंस होगा तो उससे भी मिल्क आ सकता है। तो वो जब मिल्क आता है तो यूजली बाज़ हार्मोनल रिस्पॉन्स इस तरह का होता है कि ब्रेस्ट का टिश्यू बड़ी तेज़ी से डेवलप होता है प्रेगनेंसी के अंदर, या एक नॉर्मल अनमेरिड फीमेल के अंदर भी। बाज़ बड़ा एबनॉर्मल तरीके से डेवलप होता है, बड़ा तेज़ी से डेवलप होता है, और उसका साइज़ या वॉल्यूम जो बॉडी के लिहाज से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो जब तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है तो उसके अंदर एक्टिविटी बड़ी तेज़ होती है, डक्ट्स ग्रो कर रही होती हैं। बाज़ औक़ात डक्ट्स के ग्रो करने का जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जितनी कि पीछे से मिल्क आना शुरू हो जाता है। जो मिल्क आना शुरू होता है, डक्ट जो वो ग्रो नहीं कर रही होती, तो वो डक्ट आगे से ब्लॉक हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से। पीछे से मिल्क आ रहा होता है, और उसको वो एक स्वेलिंग लाइक हार्ड किस्म की जो चीज़ है वो वहाँ पे डेवलप हो जाती है। और जब हम उसको एस्पिरेट करते हैं तो उसमें सिंपल मिल्क निकलता है, वो दोबारा भी डेवलप हो सकता है। जो ग्लैक्टोसील है ये दोबारा भी डेवलप हो सकती है। ग्लैक्टोसील नॉर्मल भी हो सकती है, और ग्लैक्टोसील जो है वो इन्फेक्टेड भी हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि डक्ट्स, जो बाहर की डक्ट्स हैं उनके अंदर से जरासीम जो है वो अंदर दाखिल होकर पीछे जाके वहाँ पे ट्रेवल करते हैं, अगर उसको वो इन्फ्लेम भी कर सकते हैं। बाकी सीक्वल वही होगा जो कि इन्फेक्शन का होता है। उससे अगली चीज़ है, वो है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ जो है वो होती है कि जब, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है मोस्टली। कुछ जेनेटिक टेंडेंसीज भी होती हैं लोगों की, कुछ कोई डाइटरी इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कुछ अल्कोहल कंज्यूमिंग सोसाइटीज़ होती हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का, उसके नतीजे में ये ब्रेस्ट के टिश्यू के अंदर, डक्ट्स के अंदर सिस्ट्स बन जाती हैं। सिस्ट से मुराद है कि उसमें मिल्क नहीं होगा, उसमें फ्लूइड होगा, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होता है। वो उसमें स्वेल होना शुरू हो जाता है, एकोमुलेट होना शुरू हो जाता है, वो स्वेल करना शुरू करता है। वो जब स्वेल करता है तो वो जब स्वेल करते करते वो एक लंप की सिचुएशन बना देता है, और आसपास जो कि इन्फ्लेमेटरी होता है तो अपने आसपास फाइब्रस यानी कि हार्ड टिश्यू वो भी एकोमुलेट कर लेता है। तो उसमें भी, इस सूरत में भी ब्रेस्ट निपल में डिस्चार्ज आएगा, और उसके बाद उसमें जो है वो एकोमुलेट हो जाता है ये। और इसको भी ट्रीटमेंट आगे हम इसको जो है ना देखेंगे कि आगे इनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो हम एक अगले सेगमेंट में हम इसको बताते हैं आपको। तो ये बन जाता है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है, वो है फाइब्रो एडिनोमास। फाइब्रो एडिनोमा बाय डेफिनेशन तो कैंसर ही होता है, लेकिन ये एक, हम जिसे लेमन लैंग्वेज में कहते हैं ना कि जी जड़ों वाला कैंसर और बगैर जड़ों वाला कैंसर, तो ये बगैर जड़ों वाला कैंसर होता है। ये भी ब्रेस्ट टिश्यू होता है, डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं समहाउ एक लंप, और उसकी नोड्यूल की शक्ल में वो साइज ग्रो करना शुरू कर देता है। ये यूजुअली बड़े डिस्क्रीट होते हैं, आपको फील होते हैं कि ये इधर से इधर, उसकी मार्जिन बड़े डिस्क्रीट होते हैं, बड़े वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आ रहे होते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ऐसे करके। और उसके बाद ये हार्ड होते हैं, और इसको जो है वो बार बार बन जाते हैं, मल्टी लोब्यूलर हो सकते हैं, मसलन एक नहीं है, वो 5-6 उसकी नोड्यूल से बने हुए हैं। जैसे अदरक का आपने देखा होगा, जिंजर की जो होती है सब्ज़ी, उस टाइप का वो भी बन सकता है। साइज़ छोटा हो सकता है, साइज़ बड़ा भी हो सकता है, साइज़ काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। तो ये जो फाइब्रो एडिनोमा है, वैसे तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मैकेनिकली तंग करता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि साइज़ इसका बड़ा हो जाता है। तो जो फीमेल के अंडर गारमेंट्स होते हैं वो इसको प्रेस करते हैं, उससे पेन होती है। तो यहाँ तक बात करते करते हम थोड़ा सा रुकते हैं। हम इस यहाँ पे फीमेल का थोड़ा सा एटीट्यूड का जिक्र करते हैं। ब्रेस्ट टिश्यू या ब्रेस्ट डिजीज़ को जो फीमेल ने अपना सेल्फ
एग्जामिनेशन करना है, उसमें एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपने ब्रेस्ट के किसी भी टिश्यू को यूं करके नहीं पकड़ना। आपने यूं करके नहीं देखना कि ये बना हुआ है क्या चीज़ है, उसको प्रेस नहीं करना। ब्रेस्ट का टिश्यू इस तरह का होता है, इसमें फैट्स होते हैं, इसमें डक्ट्स होती हैं, कि आप इसके किसी भी जगह को पकड़ेंगे तो ये आपको एक नोड या नोड्यूल लगना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं होता नीचे, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं नीचे कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने उसको ऐसे तरीके से पकड़ के बाकायदा उसकी जगह बना दी होती है कि जब जो ही वो इसको ऐसे करके पकड़ते हैं उनको नोड्यूल लगना शुरू हो जाता है। ब्रेस्ट को कैसे देखना है? फीमेल ने ब्रेस्ट को हमेशा ऐसे 3 उंगलियों से प्रेस करना है, ऐसे ऐसे करके देखना है, ऐसे ऐसे, और उसको फील करना है ऐसे 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 फील करना है, ताकि वो कोई प्रेस ना हो। अच्छा, उससे अगली चीज़ जो फीमेल करती हैं नॉर्मल टिश्यू में, या ये जो होती हैं फाइब्रोएडिनोमा, ग्लैक्टोसील और फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़, उनको इतना ज़्यादा चेक करती हैं, इतना ज़्यादा प्रेस करती हैं कि वो ट्रॉमा कर देती हैं। उनको देखते देखते ट्रॉमा कर देती हैं। पेन हो जाती है शुरू, जब पेन होती है तो फिर वो प्रॉब्लम होता है, तो फिर वो भागे भागे हमारे पास आते हैं। तो उनको हमारी पहली एडवाइस यही होती है कि इसको आपने चेक नहीं करना दोबारा। एक पीरियडिकल एक तरीका रखें, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इसको चेक करें, इसका साइज़ नोट करें, और अगर वो मैकेनिकली इतना ज़्यादा डैमेज कर रहा है तो फिर उसको आप करें, अदरवाइज़ इसको ट्रीट ना करें। क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के अगर नोड्यूल्स हैं, स्पेशली फाइब्रो एडिनोमा, तो उसको इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको रहने दें। वो हो सकता है डिज़ोल्व हो जाए, वो हो सकता है कि वैसा ही रहे, और अगर वो हो सकता है कि वो थोड़ा सा बढ़ जाए। हाँ, अगर इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स हैं तो फिर वो ज़ाहिर है कि आपने इसको ट्रीट करना है। तो ये थोड़ी सी उसमें एहतियात की ज़रूरत थी। अगली चीज़ आ जाती है ब्रेस्ट कार्सिनोमा, जिसको हम उर्फ आम में ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। वो होता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो उसमें उसका क्या है कि जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा है वो मिलता जुलता होता है। अच्छा, वो मिलता जुलता होता है फाइबर एडिनोमा से, या इन्फेक्शन से और ग्लैक्टोसील से। अच्छा, इसमें ड्यूरेशन का थोड़ा सा, जो पिछली हमारी डिजीज़ हैं, मसलन ट्रॉमा 15-20 दिन 1 महीने की हिस्ट्री होगी, इन्फेक्शंस 7 से 15 दिन की हिस्ट्री होगी, ग्लैक्टोसील भी 15-20 दिन की, 1 महीने की हिस्ट्री होगी, और उसकी एसोसिएशन होगी विद प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी या लैक्टेशन या हार्मोनल चेंजेस, यानी कि ब्रेस्ट एसिंक्रोनाइजेशन विद बॉडी, उसके साथ उसकी हिस्ट्री होगी। और जो फाइब्रोएडिनोम है, जो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ की भी 1-2 महीने 3 महीने की हिस्ट्री होगी। फाइब्रोएडिनोमा की हिस्ट्री साल साल की हो सकती है। फीमेल का आपको आके जी ये तो मेरे 15 साल से है, तो ये है उसमें। जो सीए है, या जिसको कार्सिनोमा कहते हैं या ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, उसकी हिस्ट्री यूजली 1 महीने की, इससे भी कम हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की हिस्ट्री होगी। 3 महीने तक वो काफ़ी बढ़ चुका होता है। जो फाइबर एडिनोमा का ये फीमेल के लिए है कि फाइबर एडिनोमा का जो सीए का जो लीजन होगा या जो स्वेलिंग होगी वो वेग होगी। वो आप अक्सर औकात आप ये पता नहीं चला सकते कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रही है और कहाँ, उसके बॉर्डर्स को आप पैल्पेट नहीं कर सकते। जैसे फाइबर एडिनोमा के बॉर्डर्स को आप पैल्पेट कर लेते हैं ना, उसके बॉर्डर्स को आप पैल्पेट नहीं कर सकते। वो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जो उसका एक्सटेंट है, डीप है, कितना है। उसके अलावा उसके साथ सारी चीज़ें इन्फेक्शन वाली भी हो सकती हैं, स्किन ख़राब हो सकती है, निप्पल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, वो इवन के जो बगल की नोड्स हैं उनके अंदर भी जा सकता है, वो दूसरी साइड पे भी जा सकता है, और वो गर्दन की तरफ भी जा सकता है। वो कहीं पे भी उसकी जो नोड्स हैं वो आपको स्वोलन नज़र आएंगी, और वो ठीक ठाक प्रॉब्लम होता है। और कॉज उसकी भी यही है, स्मोकिंग हो सकती है, अल्कोहल हो सकती है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिलीज के अंदर ये रन करते हैं। और उसके अलावा ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि हार्मोन्स का बैलेंस थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं, बैलेंस थोड़ा सा ख़राब कर देते हैं, तो उससे भी ये कार्सिनोमास होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये जो कार्सिनोमास मैंने जितने भी बताए हैं, ये मेल में भी ब्रेस्ट होता है।
तो मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं ये सारी चीज़ें। और लेकिन फीमेल में मेल से कोई 100-150 गुना ज़्यादा कॉमन ये चीज़ें होती हैं। तो अब आगे आते हैं इनके डायग्नोसिस की तरफ कि इनको इनकी तशख़ीस कैसे करनी है। तशख़ीस में तो ये है कि क्लिनिकल हिस्ट्री, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें पूरा पूछना है कि चोट का, लैक्टेशन का, प्रेगनेंसी का, और फिज़िकल एग्जामिनेशन, हार्मोनल स्टेटस, कोई अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग या इंटीमेट रिलेशनशिप विद सम स्मोकर्स। घर में जैसे कि फीमेल के हस्बैंड होते हैं, वो स्मोक कर रहे होते हैं, तो फीमेल पैसिवली स्मोक कर रही होती हैं, तो ये चीज़ें सारी हैं। और उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, ओसीपीज़ और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हम उनसे लेंगे। उसके बाद उनका एग्जामिनेशन आ जाता है। एग्जामिनेशन मैंने बताया कि कैसे हमने उसको देखना है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, स्किन, निप्पल और नोड्स जो बगलों के अंदर आर्मपिट्स के नोड्स होते हैं, और बाकी सारी चीज़ें, और जो है लीजन है, जो स्वेलिंग है, उसकी एग्जैक्ट उसकी जो नेचर है वो क्या है। उससे अगले स्टेप पे आ जाते हैं। उससे अगला स्टेप है, हमने उसको उसकी करवानी है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में मेमोग्राम यूजुअली करवाया जाता है। मेमोग्राम से आप उसके इंटरनल वेस्कुलरिटी, स्ट्रक्चर और उसकी थिकनेस, उन चीज़ों को हम ब्रेस्ट को देख सकते हैं। और उसके अलावा वो हमें कैटेगरी, मेमोग्राम हमें कैटेगराइज कर देता है कि ये लीजन किस टाइप का है। उसमें उसकी 1 से लेके 5 तक कैटेगरीज होती हैं। 3 तक तकरीबन ठीक होता है, 4 और 5 जो हैं वो डेंजरस होती हैं। 3 बॉर्डर लाइन होता है, 1 और 2 जो है वो नॉर्मल होती हैं। तो ये कर देता है। उसके बाद अगली चीज़ पे आ जाते हैं हम, उसका एमआरआई। एमआरआई हमें उस लीजन को फर्दर करेक्टराइज कर देगा, उसकी इंटरनल नेचर और उसकी वेस्कुलरिटी और बाकी सारी चीज़ों को भी हमें वो करेक्टराइज कर देगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेसिव प्रोसीजर्स के ऊपर। इन्वेसिव प्रोसीजर में सबसे सिंपल प्रोसीजर जो है वो एफएनएसी है। एक सिंपल नीडल सिरिंज 10 सीसी या 5 सीसी सिरिंज से हम उस लीजन के सेंटर तक पहुंचते हैं। दिस इज़ अ ब्लाइंड प्रोसीजर। हमें सेंटर नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन हमें चूँकि हम एक्सपीरियंस लोग हैं, 20-22 साल हो गए हमें ये काम करते हुए, तो हम उसके सेंटर तक पहुंचते हैं। और उस सेंटर से हम उसको ऐसे ऐसे करके नीडल की, सिरिंज की नीडल से हम उसको अंदर से स्क्रैप करते हैं, और ग्रिटिंग से एक साउंड फीलिंग आती है, वो हमें पता चल जाता है कि हम अंदर हैं। तो वो उसको स्क्रैप करते हैं अंदर से, उसको एस्पिरेट करते हैं, और एस्पिरेट करके उसको हम थोड़ा सा उसका फ्लूइड, हार्डली कोई 100 माइक्रोलीटर या 200 माइक्रोलीटर फ्लूइड निकलता है, उसको हम निकाल के अपनी लैब में प्रोसेस करते हैं। तो उससे हम आप बताते हैं कि ये लीजन इन्फेक्टिव है, लैक्टोसील है, या कोई ट्रॉमेटिक है, इन्फ्लेमेटरी है, या कोई सिस्टिक है, या फाइब्रो एडिनोमा है, या ये मलिग्नेंट, या जिसको उर्फ आम में ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं वो। और उससे आगे बाज़ औक़ात इससे करेक्टराइज नहीं होता, बाज़ औक़ात इससे पूरी प्रोसेसिंग नहीं होती, तो उसके लिए हम फिर उसकी आगे 2 ऑप्शन हैं। कोर बायोप्सी, यानी कि एक मोटी नीडल होती है जिससे ब्रेस्ट का टिश्यू थोड़ा सा ज़्यादा निकल आता है, वो हम निकाल के उससे, तो उसको हम फिर लैब में प्रोसेस करते हैं, और उसके ऊपर फिर डिफरेंट ट्यूमर मार्कर्स लगते हैं। उसमें कुछ ट्यूमर मार्कर्स जो हैं वो डायग्नोस्टिक हैं, कुछ प्रोग्नोस्टिक हैं, और कुछ आप समझ लें कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स और HER2/neu मार्कर, ये हम लगाते हैं। हर्ट ये सारे मार्कर्स फैसिलिटेट करते हैं ट्यूमर को डेवलप होने में। तो ये अगर मार्कर्स पॉजिटिव आ जाएं तो उसके अगेंस्ट जो है वो टारगेटेड थेरेपी मौजूद है, हार्मोनल थेरेपी, और HER2/neu के अगेंस्ट भी टारगेटेड थेरेपी मौजूद होती है। उसको लगाने से जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो बड़े रिफाइन हो जाते हैं, और पेशेंट की जो रिकवरी है बहुत ज़बरदस्त होती है। मेडिसिन थोड़ी सी लंबी चलती है, हो सकता है थोड़ी सी, HER2/neu की मेडिसिन तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन गवर्नमेंट्स जो है वो फ्री देती हैं उसको। और जो दूसरे हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर या प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, उनकी मेडिसिन सस्ती है,
तो वो जो ER PR जिनके पॉजिटिव आते हैं, दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द पेशेंट। तो इस तरह डायग्नोसिस होता है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। सर्जरी कब करनी है? सर्जरी यूजुअली जो ट्रॉमा, इन्फेक्शन और ग्लैक्टोसील्स में तो ज़रूरी नहीं होती। उसमें एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर्स चलते हैं और उससे ये पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। उसके बाद आ जाती है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़। इसमें बाज़ औक़ात सर्जरी चलती है और बाज़ औक़ात सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, हार्मोनल थेरेपी जो है वो चलती है। फाइब्रो एडिनोमा में सर्जरी चाहिए होती है क्योंकि उसका सर्जरी के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उसमें सर्जरी कब करनी है ये भी ज़रा इम्पोर्टेंट है कि अगर वो लीजन या वो स्वेलिंग या वो नोड्यूल मैकेनिकली डैमेज कर रहा है, पेशेंट को तंग कर रहा है, पेनफुल है, तो फिर हम सर्जरी पेशेंट को ऑफर करते हैं। अदरवाइज पेशेंट को कहते हैं कि थोड़ा सा ऐसा गुजारा करें जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करता, क्योंकि सर्जरी के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। ज़ाहिर है कि ये जनरल एनेस्थीसिया में होती है और उसमें पेशेंट की फ़िटनेस के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, हर पेशेंट को नहीं दिया जा सकता, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं जो CA है। CA में सर्जरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑलवेज। इसमें ये होता है कि हमने अगर ट्यूमर का साइज़ बहुत बड़ा है और वो बहुत ज़्यादा उसके फैलने के चांसेस हैं, तो उसमें हमारा ये होता है कि पेशेंट को एक ट्रायल दिया जाए साइटोरिडक्टिव साइटोटॉक्सिक थेरेपी का, और उसको 1 या 2 साइकिल दे के फिर उसकी असेसमेंट करते हैं कि आया कि अभी भी सर्जरी की ज़रूरत है, आया कि वो इतनी रिडक्शन नहीं हुई। यूजली पेशेंट्स रिड्यूस हो जाते हैं। अगर रिडक्शन ना हो तो फिर उसको सर्जरी ऑफर की जाती है और उसको मैकेनिकली रिमूव कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर जो ट्रीटमेंट है इसकी, उसमें साइटोरिडक्टिव साइटोटॉक्सिक थेरेपी है और हार्मोनल थेरेपी है और टारगेटेड थेरेपी एंटी HER2 जो इंजेक्शंस होते हैं उनकी सूरत में ये दी जाती है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बाकी चीज़ें तो ज़ाहिर है नॉर्मल बिनाइन सी हैं, लेकिन जो CA ब्रेस्ट है दैट इज़ वेरी नोटोरियस। अब इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसमें बाज़ 20-20 साल तक फॉलोअप चलता है। और जो पेशेंट्स फॉलोअप छोड़ देते हैं उनको 20-20 साल के बाद भी रिकरेंस हो जाती है, वो कहीं ना कहीं घुस के बैठा होता है। अगर आप उसका फॉलोअप छोड़ देंगे तो वो फिर आपको तंग करेगा। बाकी कुछ इनके ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि मैंने जिक्र किया, उनकी भी मॉनिटरिंग की जा सकती है। और उसके बाद इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर फीमेल अपने ब्रेस्ट के अंदर कोई भी लीजन किसी भी एज में फील करती है, तो परेशान होने के बजाय आपने सीधा अपने डॉक्टर के पास जाना है, उसको दिखाना है जाके कि आया कि ये वाकई कोई इस तरह की चीज़ है कि इसके लिए परेशान हुआ जाए या ना हुआ जाए। खुद से फैसला करके उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अब माशाल्लाह बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, अब लोग इन चीज़ों को समझते हैं और इन चीज़ों की को एक सोशल टैबू बनाने की बजाय इसके ट्रीटमेंट के ऊपर सारे लोग यकीन करते हैं। थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो गया, थैंक यू वेरी मच। मैंने आखिर में थोड़ा सा कट शॉर्ट करने की कोशिश की है। इसमें मैंने जो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थी जो कि डॉक्टर्स के और पैरामेडिक से करने वाली थी, वो मैंने इसके अंदर बयान नहीं की। हाँ, अगर किसी को डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी हमारा व्लॉग देखते हैं तो अगर उनके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स के अंदर या ट्विटर के ऊपर हमसे ये चीज़ें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।